हेलो डियर लर्नर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, इट्स इंपॉर्टेंस एंड लास्टली द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक आपका आता है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब बताने समझाने से पहले मैं आपको कंज्यूमर कौन होते हैं ये बताना चाहूँगी। सबसे पहले कंज्यूमर कौन होते हैं? एक व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और वी कैन से दैट एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन who consumes goods and services is known as consumer। ठीक है, कंज्यूमर आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज बेसिकली द एक्शंस ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस एंड अंडरलाइंग मोटिव्स ऑफ दोज एक्शंस। सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो होता है स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। मीन्स कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कैसे वो बाय करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है स्टडी है कंज्यूमर के बिहेवियर की, एज वेल एज जो इंडस्ट्रियल यूजर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं वो भी हमारे कस्टमर ही होते हैं, वो भी हमारे कंज्यूमर भी वो ही होते हैं जो हमारे गुड्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एज वेल एज जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, दोनों ही हमारे जो हैं कंज्यूमर हैं, जिनके बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। होल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन वाइल ही मेक्स द परचेज। मतलब जब भी वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है तो क्या क्या उसके दिमाग में है, क्या उसके एक्शंस हैं, क्या उसकी नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो सब जो है उसके बिहेवियर को दर्शाते हैं वाइल परचेजिंग। तो होल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन वाइल मेकिंग परचेज इज टर्म्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर आपको मैंने क्लियर कर दिया क्या होता है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट आता है हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। हाउस होल्ड कंज्यूमर्स वो बायर्स होते हैं जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करते हैं अपनी पर्सनल या फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए वो कहलाते हैं हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। सेकंड आता है इंडस्ट्रियल यूजर्स। ये वो बायर्स होते हैं जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करते हैं फर्दर प्रोडक्ट बनाने के लिए, हम कह सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट जो है बनाने के लिए जो है ये रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल जो है मार्केट से बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार मैन्युफैक्चर है, वो डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स जो भी होते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ होते हैं उनको बाय करता है। तो दैट पर्सन इज नोन एज द इंडस्ट्रियल यूजर्स, जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ही प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दिया कार मैन्युफैक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीसेलर। ये इसमें आते हैं हमारे होलसेलर या रिटेलर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय करते हैं फॉर सेलिंग देम, मतलब कि उनको प्रॉफिट पर सेल करने के लिए, बेचने के लिए जो है वो फर्दर उनको बाय करते हैं। वी कैन से विद द मोटिव ऑफ रीसेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। दोज पर्सन्स आर नोन एज द रीसेलर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। अगर हम कंज्यूमर्स के डिफरेंट टाइप्स करें बट अकॉर्डिंग टू द बाइंग बिहेवियर, ठीक है, तो यहाँ पर 5 टाइप के आपके ग्रुप्स आते हैं, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर ग्रुप्स आते हैं। और वो कौन से होंगे? सबसे पहले आता है हैबिट डिटरमाइंड ग्रुप। ये वो बायर्स होते हैं जो हैबिचुअली किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, किसी स्पेसिफिक ब्रांड को बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स में कुछ कॉस्मेटिक्स जैसे लैक्मे का, या हम कह सकते हैं कलर बार, ये कुछ ऐसे ही कुछ ब्रांड्स हैं जो फेमस हैं और लड़कियां इन ब्रांड्स की हैबिचुअल होती हैं, वो पर्टिकुलर ब्रांड का ही जो है कॉस्मेटिक बाय करती हैं। तो यहाँ पर भी सेम है कि आप अगर उस प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो, स्पेसिफिक ब्रांड के हैबिचुअल हो, तो आप उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करोगे। दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स आर नोन एज हैबिट डिटरमाइंड ग्रुप। सेकेंड आता है कॉग्निटिव ग्रुप। ये वो बायर्स होते हैं जो बेसिकली बाय करते हैं कुछ कॉन्शियस क्लेम्स के ऊपर, ठीक है। मतलब कि
मीन्स ये वो बायर्स होते हैं जिनका जो बाइंग बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कुछ कॉन्शियस क्लेम्स पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राइस कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। अगर तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम होगा तो वो बाय कर लेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो वो बाय नहीं करेंगे। दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स आर नोन एज कॉग्निटिव ग्रुप। नेक्स्ट थर्ड आता है इमोशनल सेक्टर ग्रुप। ये वो बायर्स होते हैं जो बेसिकली अफेक्टेड होते हैं, जिनका बायर बिहेवियर डिपेंड करता है ऑन द इमेज एज वेल एज ऑन द सम पॉपुलर फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज अच्छी है और वो अच्छे फीचर्स जो है वो दे रहा है कंज्यूमर को, तो ये वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर होते हैं जिनका बाइंग बिहेवियर प्रोडक्ट की इमेज पर और उसके फीचर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है न्यू ग्रुप। ये वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं जिन्होंने अभी डिसीजन लिया ही नहीं है रिगार्डिंग द बाइंग ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, बिकॉज अभी उनको इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट वन इज इम्पल्सिव ग्रुप। इम्पल्सिव ग्रुप वो बायर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को बाय करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। मीन्स ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं इनका बाइंग बिहेवियर डिपेंड करता है इनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पर। यहाँ ब्रांड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द बाइंग बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। एज नाउ डेज जो न्यू मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टडी द कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट बाय गिविंग इंपॉर्टेंस टू द कंज्यूमर बिहेवियर। या हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इन फ्रेमिंग द प्रोडक्शन पॉलिसीज, प्राइस पॉलिसीज, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज एंड अबव ऑल डिसीजंस लेने में रिगार्डिंग द सेल प्रमोशन एक्टिविटीज। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। जब अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो अल्टीमेटली जो फ़ायदा होगा वो कंपनी को होगा और साथ ही साथ हमारे जो कंज्यूमर है उनको भी होगा while they buy the goods and services of the concerned company. सो देर आर सम रीजन्स कि क्यों कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना रिगार्डिंग द इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन पॉलिसीज। अब प्रोडक्शन पॉलिसीज को डिटरमाइन करने से पहले कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि वो कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो उस कंज्यूमर को इम्पेल करेंगे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस कंपनी का बाय करने में। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि क्या पैकेजिंग, क्या टेस्ट, साइज, स्टाइल और फैशन, क्या हैबिट है कंज्यूमर की, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कंज्यूमर फैक्टर्स होते हैं जिनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम जब भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट होगा कैसा। तो हम जो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो उसकी नीड्स, उसकी वांट्स, उसका टेस्ट, उसका स्टाइल, वो क्या चाहता है प्रोडक्ट में, क्या एड ऑन फीचर चाहता है, वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम प्रोडक्ट को बना पाएंगे। क्योंकि अगर हम बिना कंज्यूमर को स्टडी करे ही प्रोडक्ट को क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, तो वो बाय नहीं करेगा। अल्टीमेटली नुकसान एक फर्म को ही होगा। सो इट्स बेटर कि कंज्यूमर के बिहेवियर को सबसे पहले स्टडी करना चाहिए और उसके बाद प्रोडक्शन पॉलिसीज जो है वो फ्रेम करनी चाहिए बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग द प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी यानी प्राइस, जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस होता है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो हमारे जो कंज्यूमर है उसके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो जब भी कंपनी प्राइसिंग पॉलिसीज जो है डिटरमाइन करे तो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो बायर हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के, अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, वो इसीलिए बाय करते हैं क्योंकि वो चीप होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कंपिटिटिव प्रोडक्ट से जो है वो उनका प्राइस जो है वो कम होता है, इसलिए बाय करते हैं। तो उस केस में जो प्राइस है प्रोडक्ट का हम रेज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो लोग बाय करते हैं टू एनहांस देयर प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस। तो उस केस में वो बाय करेंगे ही करेंगे, बिकॉज दे हैव टू प्रूव द सोसाइटी दैट दे यूज द प्रेस्टिजियस एंड लग्जूरियस प्रोडक्ट्स। तो उस केस में जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का प्राइस है वहाँ पर जो है रेज भी किया जा सकता है, या हम हाई हाई कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं हाई करके। सिमिलरली जो प्राइजेस हैं प्रोडक्ट्स के, वो कुछ इमोशनल मोटिव्स के अंडर भी परचेज होते हैं, कुछ इमोशनल अपील्स होती है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के साथ, तो वहाँ पर भी जो है प्रोडक्ट का प्राइस हाई किया जा सकता है। सो ये जो डिफरेंट मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज बताई हैं आपको, तो जब भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है डिसीजन रहे रिगार्डिंग द प्राइसिंग पॉलिसी, तो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस को जो है ध्यान, इन पर्टिकुलर सिचुएशंस का ध्यान रखे ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद ही जो है प्रोडक्शन प्राइस पॉलिसीज जो है वो क्रिएट करे या फ्रेम करे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है मार्केट डिफरेंसेस। अब जो डिफरेंसेस हैं मार्केट में, मॉडर्न मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एक मार्केटिंग प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो वो सभी की नीड्स और वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंज्यूमर है उनकी कॉमन नीड्स नहीं है, उनकी डिफरेंट नीड्स हैं, ठीक है। तो एक मार्केटिंग प्रोग्राम जो है सभी के लिए जो है नहीं बन सकता। सो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स जो है या डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो बना सके और मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, डिटरमाइनिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जनरेटर सेट्स एक्सेट्रा, जिनमें आफ्टर सेल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इन आर्टिकल के केसेस में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करे। सो जब भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उस केस में कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सो दैट एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूज करे अपने प्रोडक्ट को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग द सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कंपनीज जो है डिफरेंट डिसीजन लेती हैं रिगार्डिंग द सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़। अब उनका डिसीजन डिपेंड करेगा कि हमारा कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से हम कंज्यूमर को टेम्प्ट कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं कि वो हमारे जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी सेल प्रमोशनल टेक्निक्स लाइक डिस्काउंट, सेल्स और रिबेट, ये कौन सी सेल प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करें, और साथ ही साथ कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया यूज करें जिससे हमारे कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके रिगार्डिंग द डिफरेंट सेल प्रमोशनल स्कीम्स, ठीक है। और ये तभी हो सकता है अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को पहले स्टडी करें और उसके बाद हम डिसाइड करें कि कौन सी सेल प्रमोशनल टेक्निक्स या कौन सा टाइप ऑफ मीडिया जो है वो यूज किया जाना चाहिए फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स पॉइंट, दैट इज मीटिंग द कंपटीशन। अब हर मैन्युफैक्चरर जो है अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, और इसकी वजह से जो कंपटीशन है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपना प्रोडक्ट कई बार जो है कम प्राइस पे भी बेच देता है इन ऑर्डर टू फेस द कंपटीशन इन द मार्केट। सो ये ज़रूरी हो जाता है हर मैन्युफैक्चरर के लिए कि वो स्ट्रैटेजीज अपनाए जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। मतलब कि क्योंकि सेल जो है प्रोडक्ट की वो डिपेंड करेगी कंज्यूमर के बिहेवियर पर, तो उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मैन्युफैक्चर के लिए कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाए जिससे जो है हमारा कंज्यूमर जो है वो कंपटीटर का प्रोडक्ट ना बाय करके वो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट जो है वो बाय करे। और फॉर एग्जांपल आजकल की जो मोबाइल कंपनीज है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज कर रही हैं आफ्टर स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। इंडिया में इज द मोबाइल फोन इज द बेस्ट एग्जांपल, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, वो किस तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर को सबसे पहले स्टडी करती है कि हमारा कंज्यूमर चाहता क्या है, और वो एड ऑन फीचर लेकर वो आती है और अपने प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंजेस की वजह से, नई नई एडवांसमेंट की वजह से जो जॉब है रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम पर मार्केट में। मार्केटर ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी कल चेंजेस को एक तरीके से हमें फेस करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को भी स्टडी करें, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड्स, उसके टेस्ट, नीड्स में, प्रेफरेंसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है
एक मैन्युफैक्चर के लिए कि वो वही प्रोडक्ट बनाए जो कंज्यूमर चाहता है विद द इनोवेटिव फीचर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज की बात करें तो पेजर्स जो होते थे दैट वर किक्ड आउट ऑफ द मार्केट ड्यू टू द इन्वेंट ऑफ मोबाइल फोन्स। सो ये सब कुछ जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हुआ है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को फेस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करें। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है अदर रीजंस। दे आर सर्टेन अदर रीजंस दैट शोज कि कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट्स को सेल करना है। अगर प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे यानी जो कंज्यूमर होता है वरना वो कंपटीटर का प्रोडक्ट बाय कर लेगा। ठीक है, तो हर मैन्युफैक्चरर ये कोशिश में लगा रहता है कि वो किस तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए और फाइनली कंपटीटर के आने से पहले ही वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सर्व कर दे। तो अगर हम कहें कि कंज्यूमर बिहेवियर क्यों ज़रूरी है, कंज्यूमर बिहेवियर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना है। ही हैज़ टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी उसने प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट रीज़न आता है कई कंज्यूमर्स जो हैं कुछ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं डिसलाइक करते हैं और वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नीड्स, पर्सनालिटीज़ एंड लाइफस्टाइल। तो इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है उन फर्म्स के लिए जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं कि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करें और वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करें। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो डायनेमिक है। अब इन्वायरमेंट डायनेमिक है तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी डायनेमिक है। इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं मार्केट में, इतने ज़्यादा न्यू इनोवेटिव चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट नए इनोवेटिव फीचर्स के साथ आते हैं जिसकी वजह से जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है वो भी चेंज होता है। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है टू बी इन द मार्केट एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस कि क्यों ज़रूरी है एक कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना। अगर मार्केटर को मार्केट में रहना है, कंपटीशन को फेस करना है, ठीक है, और प्रॉफिट्स कमाने हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करे। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब जो कंज्यूमर है वो एक ह्यूमन बीइंग है और उसका जो बिहेवियर है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहता है। इट इज़ ऑलवेज डायनामिक। सो हम ये कह सकते हैं कि चेंजिंग विद द चेंज इन फैक्टर्स जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है और ये फैक्टर्स कहलाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। या सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है कंज्यूमर का रिगार्डिंग द परचेज्ड दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स और वी कैन से वेरिएंसेस। सो जो ये फैक्टर्स होते हैं कहीं तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंटली जो है उनके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। और ये फैक्टर्स हैं कौन कौन से? यहाँ पर 4 फैक्टर्स आएंगे। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक फैक्टर, सेकंड आता है सोशियोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड आता है साइकोलॉजिकल एंड फोर्थ इज पर्सनल फैक्टर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 ही डिटरमिनेंट्स क्लियर करूंगी। लास्ट के 2 जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स और वी कैन से इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो सेल है मार्केट में और वी कैन से जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंज्यूमर की उसको अफेक्ट करते हैं, या हम फर्म की कह सकते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट कि किस कैसे एक इंडिविजुअल स्पेंड करेगा ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सेल्स एंड सेल्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि कुछ ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की सेल को अफेक्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उसकी प्रोडक्ट की सेल को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करना जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सेल को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर सेल नहीं होगी प्रोडक्ट की, फाइनली जो कॉस्ट इंक्रीज्ड कॉस्ट बर्डन होगा वो एक फर्म पर ही अल्टीमेटली गिरता है। तो यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हुए?
फर्स्ट आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जो है कहीं न कहीं एक पर्सन की बाइंग बिहेवियर को अफ़ेक्ट करती है, क्योंकि अगर जो है इंक्रीज़ होगा पर्सनल इनकम में तो यूजुअली उसका जो लेवल ऑफ कंज़प्शन है वो भी इंक्रीज़ होगा। क्योंकि अगर पर्सनल इनकम में इंक्रीज़ होता है तो उसकी जो हैबिट्स हैं, स्पेंडिंग हैबिट्स हैं ऑन द कन्वीनियंस, ऑन द कम्फर्ट, स्टेटस सिंबल वो भी साथ के साथ इंक्रीज़ होती है। तो अपने स्टेटस सिंबल के लिए या प्रेस्टीज के लिए वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करता है। अब पर्सनल इनकम जो है वो 2 टाइप्स पे डिवाइड होती है, या हम कह सकते हैं 2 टाइप्स की पर्सनल इनकम्स होती हैं। बस फर्स्ट इज़ डिस्पोजेबल इनकम एंड सेकंड वन इज़ डिस्क्रिशनरी इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है दैट इनकम लेफ्ट इन हैंड आफ्टर द टैक्सेस एंड अदर नेसेसरी पेमेंट्स हैव बीन मेड। मतलब कि जो टैक्स डिडक्शंस के बाद या कुछ और पेमेंट्स के बाद जो हाथ में एक इंडिविजुअल की आती है आफ्टर ऑल दीज डिडक्शंस, दैट पर्टिकुलर इनकम इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। अगर ये डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, मतलब जितनी ज़्यादा इनकम एक इंडिविजुअल के हाथ में होगी आफ्टर ऑल डिडक्टिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस, तो उतना ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर करेगा ऑन वेरियस आइटम्स। अब डिस्क्रिशनरी पर्सनल इनकम की अगर बात करें तो इनकम लेफ्ट आफ्टर मीटिंग ऑल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड यूज्ड फॉर परचेजिंग द शॉपिंग गुड्स, लग्जूरियस और ड्यूरेबल गुड्स। मतलब कि वो इनकम जो एक इंडिविजुअल के हाथ में आती है आफ्टर जब भी वो कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं लाइफ की उनको पूरा करने के बाद, उनको वो डिडक्ट करने के बाद जो इनकम एक इंडिविजुअल के पास बचती है, दैट इज़ नोन एज डिस्क्रिशनरी इनकम। और ये इनकम अगर इंक्रीज होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर एक इंडिविजुअल कर पाएगा ऑन शॉपिंग गुड्स थ्रू अस, जिसकी वजह से उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज या ज़रूरतों को पूरा करने के बाद वो अगर अपनी लग्जूरियस गुड्स पर या हम कह सकते हैं शॉपिंग गुड्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहां पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है, तो अल्टीमेटली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इनकम आती है फैमिली इनकम। फैमिली इनकम रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स। मतलब कि जो टोटल फैमिली इनकम है वो कहीं ना कहीं जो बाइंग बिहेवियर है उस फैमिली के मेंबर्स था उसको इन्फ्लुएंस करती है। और फैमिली इनकम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एग्रीगेट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर्स, उसको बोलते हैं फैमिली इनकम। तो इनकम जो भी एक इंडिविजुअल के हाथ में होगी आफ्टर मीटिंग ऑल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो आगे फर्दर यूज की जा सकती है लग्जरी आइटम्स या ड्यूरेबल या हम कह सकते हैं शॉपिंग गुड्स को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट आता है इनकम एक्सपेक्टेशंस। एक इंडिविजुअल जो है ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उसका इनकम लेवल है फ्यूचर में उसके बाइंग बिहेवियर को आज अफेक्ट ना करे। फॉर सच एज इफ अ पर्सन एक्सपेक्ट कि उसकी इनकम जो है फ्यूचर में इंक्रीज होगी, तो वो जो है ज़्यादा स्पेंड करेगा अपनी मनी को ऑन द परचेज ऑफ लग्जूरियस गुड्स। अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में उसकी इनकम इंक्रीज नहीं होगी तो इन चीज़ों पर वो एक्सपेंडिचर जो है वो कम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंज्यूमर लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज या बैंक बैलेंसेस बेसिकली आपके लिक्विड एसेट्स होते हैं। और ये एसेट्स जो हैं कस्टमर को हेल्प करते हैं इन एनी काइंड ऑफ कंटीजेंसीज जो भी वो फ्यूचर में फेस कर सकता है। तो अगर उसके पास ये लिक्विड एसेट्स ज़्यादा होंगे तो उसकी स्पेंडिंग्स भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट भी, या हम कह सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटी जो भी अवेलेबल होती है कंज्यूमर को, वो कहीं ना कहीं उसके बाइंग बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करती है। अगर क्रेडिट टर्म्स जो हैं लिबरल हैं और हम कह सकते हैं EMI स्कीम भी अवेलेबल है कंज्यूमर के पास, तो वो कस्टमर जो है ज़रूर स्पेंड करेगा ऑन लग्जरी आइटम्स, ड्यूरेबल आइटम्स और वी कैन से शॉपिंग गुड्स। बट अगर ये क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल नहीं है तो उसकी स्पेंडिंग्स भी है जो क्या है वो कम हो जाएंगी। And this credit is offered by the seller either directly or indirectly through the banks and other financial institutions. नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर इनकम में इंक्रीज होगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा बिकॉज ही विल यूज द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। मगर अगर उसकी इनकम में इंक्रीज नहीं हुआ तो अल्टीमेटली उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होगा, लो होगा।
नेक्स्ट आता है पॉइंट गवर्नमेंट पॉलिसी। जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, इट विल अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर बैडली। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज किए हैं तो कंज्यूमर के पास जो है इनकम होगी स्पेंड करने के लिए, वो भी क्या होगी, कम होगी। तो अल्टीमेटली वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगा ऑन द शॉपिंग और वी कैन से लग्जूरियस गुड्स। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की फेवरेबल है तो जो कंज्यूमर है उसका एक्सपेंडिचर जो है कंफर्ट या लग्जरियस गुड्स पर वो भी इंक्रीज होगा। वेर एज जो इन्फ्लेशन ट्रेंड्स हैं वो भी कॉस्टलियर होंगे, जिनकी वजह से जो बायर है ही विल डेफिनेटली चेंज हिज बाइंग बिहेवियर। क्लियर? सो ये दीज आर द कंडीशन, सम इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज्ड बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आता है सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, यानी सोशल फैक्टर्स। इसमें कुछ सोशल या हम कह सकते हैं सोसाइटी रिलेटेड और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बिहेवियर को, उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस को जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। और वो सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हुए? फर्स्ट आता है फैमिली। फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर के या एक दूसरे के जो बाइंग बिहेवियर्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फैमिली के ट्रेडिशंस और कस्टम्स भी कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल है या हम कह सकते हैं कि जो फैमिली के मेम्बर्स हैं उनकी एटीट्यूड को, डिज़ायर्स को, टेस्ट को, पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स, लाइफस्टाइल को, इनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो फैमिली के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है रिगार्डिंग द बाइंग, वो इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू द फैमिली मेंबर्स प्ले डिफरेंट रोल्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज इनिशिएटर। इनिशिएटर वो होता है जिसको सबसे पहले ज़रूरत होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, मतलब जिससे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है। सेकंड आता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर जिसके व्यूज़ कहीं ना कहीं परचेज डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, वो होता है इन्फ्लुएंसर। थर्ड आता है डिसाइडर। डिसाइडर वो पर्सन होता है जो फाइनली डिसीजन लेता है कि कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, कौन बाय करेगा, एंड फ्रॉम वेयर टू बाय। नेक्स्ट आता है बायर। जो एक्चुअली बायर करता है, प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसको बोलते हैं बायर। एंड लास्ट इज यूजर। वो पर्सन जो प्रोडक्ट को यूज करता है। तो मार्केटर जो है कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टेड होगा ये जानने में कि कौन सा मेंबर किस टाइप का रोल प्ले करता है, क्योंकि रोल प्लेइंग जनरली अफेक्ट द फैक्ट वेदर द फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली और द जॉइंट फैमिलीज। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज की अगर बात करें जहाँ पर मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उन फैमिलीज में जो फूड आइटम से रिलेटेड क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, किचन वेयर, वॉशिंग मशीन एंड ये जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं इनसे रिलेटेड डिसीजन जो लेता है वो लेती है वाइफ। और अगर हस्बैंड की बात करें, हर हस्बैंड नॉर्मली परचेजेस ऑटोमोबाइल्स, इंश्योरेंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड ऑल। और अगर हम हाउसिंग, फर्नीचर या इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें तो हस्बैंड और वाइफ मिलकर दोनों ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और किड्स भी कहीं ना कहीं जो है परचेज क्राइटेरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि दे सीम्स टू परचेज आइटम्स लाइक स्पोर्ट्स मटेरियल, रिक्रिएशनल गुड्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अगर हम जॉइंट फैमिलीज की बात करें तो सारे डिसीजन जो है वो करता लेता है फैमिली का, जो मतलब बेसिकली हेड होता है फैमिली का, वो सारे डिसीजन लेता है। तो वहाँ पर जो है सभी डिसीजन जो है करता लेगा, तो बाइंग डिसीजन भी करता ही लेगा। तो वहाँ पर अगर जॉइंट फैमिलीज हैं तो हमें ये देखना है कि करता जो है कैसे डिसीजन लेता है, कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो फैमिली का बजट होता है वो भी कहीं ना कहीं उसका जो प्रपोर्शन होता है, फॉर एग्जांपल अगर अमाउंट स्पेंड करनी है ऑन द फूड, क्लोथिंग, चाइल्ड केयर, तो वो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी मार्केटर को ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि जो फैमिली का बजट होता है वो कहीं ना कहीं बाइंग बिहेवियर को जो है उस पर्टिकुलर पर्सन के या फैमिली मेम्बर्स के अफेक्ट करता है। सेकेंड आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप विद विच एन इंडिविजुअल लाइक टू गेट एसोसिएटेड। मतलब कि वो उसका मेंबर बनता है वो पर्टिकुलर ग्रुप का, चाहे वो कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है या हम कह सकते हैं कोई सोशल, इकोनॉमिक या प्रोफेशनल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके बिहेवियर को, उसके बाइंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है। तो
इंडिविजुअल जो है वो पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टी भी यूज़ कर सकता है, कॉफ़ी, सिगरेट, क्योंकि उसका पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द दैट प्रोडक्ट यूज़ करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो जो है पर्टिकुलर ब्रांड जो टी का होता है वो यूज़ करता है, तो उसका जो भी मेंबर होगा वो भी वो सेम ब्रांड जो है वो चूज़ करेगा या यूज़ करेगा। तो जो स्टडी है रेफरेंस ग्रुप की इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटर इन फॉर्मुलेटिंग द इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। तो मार्केटर जो है इट्स बेटर कि ही शुड आइडेंटिफाई द रेफरेंस ग्रुप ऑफ देयर टारगेट कस्टमर, क्योंकि उनको स्टडी करके उसे ये पता चल जाएगा कि हमारा कंज्यूमर जो है वो क्या चाहता है, व्हाट इज बाइंग बिहेवियर, ठीक है, वो किस तरीके के डिसीजन लेगा। सो वी कैन से दैट रेफरेंस ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिससे कंज्यूमर जो है एसोसिएटेड होता है, और जो ग्रुप है उसका बिहेवियर, कंजप्शन पैटर्न, बाइंग डिसीजन, बाइंग प्रेफरेंसेस या बाइंग मोटिव्स कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, उसका पर्टिकुलर ग्रुप से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि जो पर्टिकुलर ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कहीं जो है एज अ सेल्समैन एक्ट करते हैं। सेल्समैन एक्ट का मतलब ये है कि अगर उन ग्रुप्स में से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो सेटिस्फाई होगा विद द कंपनी प्रोडक्ट, तो वो अल्टीमेटली कंपनी के बारे में या उसके प्रोडक्ट के बारे में जो है वो उनको नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो इससे ये ईजी हो जाता है कि हम पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप की बाइंग डिसीजंस को जो है स्टडी करें, जिससे हमें कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर का पता चल सकता है। थर्ड आता है ओपिनियन लीडर्स। अब ओपिनियन लीडर्स जैसे रेफरेंस ग्रुप में ही कोई रेफरेंस पर्सन होता है, तो वैसे ही उस पर्टिकुलर ग्रुप में एक ओपिनियन लीडर या हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है इन इन्फ्लुएंसिंग द बाइंग बिहेवियर ऑफ हिज फॉलोअर्स। वो एक इनोवेटर होता है ग्रुप में, जो फर्स्टली जो है जिसने प्रोडक्ट को यूज़ किया है और जो हम कह सकते हैं कि नए आइडिया को यूज़ किया है, और वही जो है अपने ग्रुप मेंबर्स को बताएगा और वो सब उसको फॉलो करते हैं। तो ये पर्सन जो कहलाते हैं ओपिनियन लीडर्स, मतलब कि वो जो है आप प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने ओपिनियन देते हैं, अपने जो भी उनके पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, और वो जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो ओपिनियन लीडर जो है उनके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। जनरली जो फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, क्रिकेटर हैं या नेशनल प्लेयर्स हैं, पॉलिटिशियन कोई भी हो सकते हैं, कोई भी फेमस पर्सनालिटीज हो सकती हैं, दे बेसिकली प्ले द रोल ऑफ ओपिनियन लीडर्स। फॉर एग्जांपल आपका जो फेवरेट एक्टर होगा, अगर वो कोई टी शर्ट डाल डाल रखी होगी उसने उस पर्टिकुलर मैच में, या हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर मूवी में, तो आप वो यूज़ करते हो, या हम कह सकते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर एड आती है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो अगर वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी आपकी फेवरेट है, ठीक है, तो आप जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली जो है बाय करते हो। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कपिल देव का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कपिल देव ऑलवेज ऑलवेज सेज इन द एड दैट पैल्मोलिव द जवाब नहीं, तो उसके जो फैंस हैं या लवर्स हैं, दे बाय पैल्मोलिव ब्रांड इंस्टेड ऑफ अदर्स, ठीक है। तो हम इस तरीके के एग्जांपल्स ले सकते हैं ओपिनियन लीडर्स में। इसके अलावा जो बिलीव्स, प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड, रिएक्शन या बिहेवियर होते हैं ओपिनियन लीडर्स के, वो कहीं ना कहीं जो है बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं हमारे कस्टमर की या उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स की। तो जो मार्केटर है ही शुड होल्ड द ओपिनियन लीडर्स थ्रू एड्स एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वो सक्सेस चाहते हैं, कि अगर एक बार उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है इन ओपिनियन लीडर्स को भेज दिया, देन दे नीड नॉट टू सोल दैट पर्टिकुलर ग्रुप टू एंटायर ग्रुप ऑफ मेंबर्स, क्योंकि अगर ओपिनियन लीडर को आपने सेटिस्फाई कर दिया तो अल्टीमेटली ही विल डू द वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग एंड विल फेमस योर पर्टिकुलर कंपनी प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ आता है सोशल क्लास। बाइंग बिहेवियर जो होता है इंडिविजुअल का, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल क्लास एंड द कास्ट टू विच दे बिलोंग। सोशल क्लास और कह सकते हैं कि कास्ट जो है रिलेटिवली परमानेंट और होमोजीनियस डिवीजन होती है सोसाइटी की इनटू इंडिविजुअल्स और फैमिलीज जिनके सेम वैल्यूज़ होती हैं, लाइफस्टाइल होता है, इंटरेस्ट होता है, या कह सकते हैं कि बिहेवियर के ऊपर भी कैटेगराइज होती हैं ये डिवीजन ऑफ सोसाइटीज़। अगर हम सोशल क्लास की बात करें, तो सोशल क्लास का कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द इनकम, पावर, ऑनरशिप, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, उनकी कंजप्शन पैटर्न क्या है, टाइप और प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेंबर्स,
तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं जो है सोशल क्लास को अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें सोशल क्लास की, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है सोशल क्लासेस। फर्स्ट इज़ रिच क्लास, सेकंड इज़ मिडिल क्लास एंड थर्ड इज़ पुअर क्लास। तो जो बिहेवियर होता है पर्सन का बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट क्लासेस वो डिफरेंट होगा। रिच क्लास की जो बाइंग बिहेवियर है वो अलग होगा, मिडिल का अलग होगा, और ऐसे ही पुअर क्लास का भी जो बाइंग बिहेवियर है वो अलग होगा। अगर हम कास्ट की बात करें तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ वेल्थ बट अ बर्थ दैट डिसाइड हिज कास्ट। मतलब कि कौन सी क्लास से वो बिलोंग करेगा या कौन सी कास्ट से वो बिलोंग करेगा, इट इज़ डिसाइडेड विद द बर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सोशल क्लास और कास्ट दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इंडिया में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो मार्केटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दैट ही शुड अंडरस्टैंड द सोशल क्लास एज वेल एज कास्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या हम कह सकते हैं कंज्यूमर के जो बाइंग बिहेवियर है उसको अफेक्ट करेगा ही करेगा। लास्ट आता है कल्चर। Culture is basically a set of learned beliefs, traditional values, attitudes, morals, customs, habits और other forms of behavior जो कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ जो हैं वो आपस में शेयर करती हैं, और वी कैन से इट इज़ बेसिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विद इन द सोसाइटी। तो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द कल्चर, क्योंकि कल्चर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इट विल अफेक्ट द एटीट्यूड, मोटिवेशन, intention, or we can say brand choices regarding the company product, or we can say that purchase decision regarding that particular product उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो दो नेशंस जो हैं वो कॉमन है कल्चरल हेरिटेज तो शेयर कर सकते हैं, बट उनके कल्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, और कल्चर जो है उसमें डिफरेंट सब कल्चर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरियाज, लाइक नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्टर्न इंडियन, या हम कह सकते हैं ईस्ट इंडियन, ठीक है, या हम कह सकते हैं रिलीजन के बेस पे कि वो हिंदुज़म है, हिंदू है, इस्लामिक है, या हम कह सकते हैं वो सिख है, क्रिश्चियन है, ठीक है। इन ये डिफरेंट सब कल्चर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम पूरे सोसाइटी को जो है डिवाइड करते हैं, और ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं जो है एक इंडिविजुअल के कंजप्शन पैटर्न को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो मार्केटर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो डिफरेंट कल्चरल और सब कल्चरल ग्रुप्स का जो कंजप्शन पैटर्न है उसको ध्यान में रखें, बिकॉज कल्चरल ट्रेंड्स कहीं ना कहीं दे विल अफेक्ट द मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट फीचरिंग एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट। क्लियर? So that's all about the sociological determinants. Psychological determinants and personal determinants we will do in the next video. So till then, take care, bye bye, and thank you so much.